Good morning, class 10th student. Today, 9 September 2020 on Wednesday. Today I start grammar portion हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक भाषा अधिगम एवं व्याकरण। अब तक मैंने आपको कृतिका की 2 स्टोरी पढ़ाई, वो विधिवत फिनिश कर दी। गद्य के चैप्टर पढ़ाए, काव्य के चैप्टर पढ़ाए, परंतु अभी तक जो है व्याकरण का मौका नहीं मिला। व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें तो आपकी 9th की पढ़ी हुई हैं, जैसे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, लेटर, ये चीज़ें कॉमन हैं। कॉमन के अतिरिक्त कुछ स्पेशल आपका व्याकरण है 10th के दृष्टिकोण से, वो वैसे आपने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक में, ये है वाक्य भेद। रचना के अनुसार रचनांतरण ऑब्लिक रूपांतरण, काइंड ऑफ सिंटैक्स। देखिए, सबसे पहले वाक्य की बात कर ली जाती है, वाक्य विचार की बात कर ली जाती है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी संरचना है। वाक्य में विभिन्न स्तरों पर छोटी बड़ी कई संरचनाएं होती हैं, परंतु वाक्य का अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप होता है। वाक्य अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप होता है। वाक्य का पृथक्करण किया जा सकता है, वाक्य का पृथक्करण किया जा सकता है और वह अपने में पूर्ण अर्थ दे करके चलता है। वाक्य अर्थात अब वाक्य की अगर हम बात करें तो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की डेफिनेशन, विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं वाक्य की परिभाषा को, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है, जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है। इस दृष्टिकोण से वाक्य के लक्षण देखिए, जो वाक्य अपने में पूर्ण और सार्थक होता है, अपना पूरा अर्थ दे करके चलता है, सही मायने में वही वाक्य है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल देने लगूं, राजेश किताब पढ़ रहा है, नौकर खाना बना रहा है, ये अपने में पूर्ण वाक्य हैं, क्योंकि इनके द्वारा पूर्ण अर्थ प्रकट किया जा रहा है। और यदि इनके शब्दों के क्रम को अव्यवस्थित कर दिया जाए तो ये निरर्थक वाक्य हो जाएगा, इनसे किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो सार्थक वाक्य है, जो सार्थक शब्दों के समूह से बनता है और अपने में पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य का मुख्य उद्देश्य मानव मन में भाव तथा अर्थ का भाषा में स्पष्टीकरण करना है। वाक्य के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता और बिना भाषा के मानव मूक है या गूंगा है। वह न तो अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और न अन्य के विचारों से अपना सामंजस्य या एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं वाक्य भाषा का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम अपने भावों और विचारों के स्पष्टीकरण में
आधार स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। वाक्य के हिसाब से वाक्य के भेद, वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक ही वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। परंतु इससे पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि वाक्य के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। वाक्य के जब लक्षणों की बात करते हैं, वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, वाक्य में आसक्ति या निकटता भी होनी चाहिए, वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए, वाक्य में अनुवृत्ति भी होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से वाक्य में मुख्य रूप से चार लक्षण या वाक्य की मुख्य रूप से चार विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आकांक्षा, आसक्ति या निकटता, और योग्यता और अनुवृत्ति। आप भी जो मैं आज समझा रहा हूं, आप अपनी बुक में इस सबको जो है एक बार पढ़ करके चलेंगे, तब आपके और सही रूप से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद है वाक्य के अंग। वाक्य के भी मुख्य रूप से दो अंग हैं। विशेषताएं कितनी थी वाक्य की, या लक्षण कितने थे वाक्य के? लक्षण हुए 4 और वाक्य के अंग हुए 2, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, आपको पहचानना पड़ता है। जब आपके पास डेफिनेशन आपके मन और मस्तिष्क में होगी तो आप उद्देश्य और विधेय को पहचानेंगे, इससे पहले नहीं पहचानेंगे। ये सारी चीजें आपने 8th तक पढ़ी हैं। उद्देश्य भी पढ़ा है, विधेय पढ़ा है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं आप, जिसे सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अवयव हैं या 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उदाहरण देकर के इसे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। राम ने रावण को मारा, तो किसके विषय में कहा गया है? जो कुछ भी कहा गया है वो राम के विषय में कहा गया है। इस दृष्टिकोण से राम इस वाक्य का उद्देश्य हुआ। जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो वाक्य का उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है। विधेय, विधेय क्या हुआ फिर? विधेय हुआ उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट। राम ने रावण को मारा, किसके विषय में कहा गया? रावण के विषय में कहा गया कि रावण को मारा। रावण को मारा, इसका ये विधेय अंग है, और राम ने, ये इसका हुआ उद्देश्य। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं। राजेश किताब पढ़ रहा है, तो राजेश क्या है इसमें? आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में दे करके भी चलेंगे, बार बार वीडियो क्लिप को चला करके देखेंगे, डेफिनेशन क्या बताइए, किस प्रकार से बताइए, और इसके साथ साथ आप बुक की हेल्प भी लेंगे, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको उसे फेयर करना है। राजेश किताब पढ़ रहा है, इसमें राजेश क्या है? उद्देश्य है। किताब पढ़ रहा है, ये इस वाक्य का विधेय है। और नौकर खाना बना रहा है, खाना कौन बना रहा है? नौकर। इसलिए नौकर जो शब्द है इस वाक्य का उद्देश्य है, और खाना बना रहा है इस वाक्य का विधेय हुआ। और एग्जाम्पल, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किसके विषय में ये वाक्य कहा गया है? विद्यालय के बच्चे। तो विद्यालय के बच्चे इसका उद्देश्य है, और मैदान में खेल रहे हैं ये पार्ट आपका इस वाक्य का विधेय हुआ। तो
इस दृष्टिकोण से वाक्य के दो अंग हैं। अगर हम इनकी बात करें तो उद्देश्य विस्तार भी होता है और विधेय विस्तार भी होता है। अब आता है आपका वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं। वाक्य रचना में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। यह संबंध दो प्रकार का होता है, पदक्रम, नंबर एक पदक्रम, और अनुवृत्ति। जो मैंने आपका ये वाक्य का विशेषता भी बताई थी, करैक्टर बताया था, गुण बताया था। अनुवृत्ति, 4 विशेषताएं बताई थी, उनमें एक अनुवृत्ति भी था। अब पदक्रम क्या है? वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसको वाक्य का पदक्रम कहते हैं। जैसे सबसे पहले इंग्लिश में बात कर लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा। तो इस प्रकार से ये कर्ता, कर्म और क्रिया का जो क्रम होता है किसी भी वाक्य में, उसे कहते हैं वाक्य का पदक्रम। इसके बाद अनुवृत्ति क्या है? जब वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे अनुवृत्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच अनुवृत्ति। कर्ता, क्रिया, अनुवृत्ति। कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग। परसर्ग आप समझते हैं, ने, को, में, पर, ये क्या है? ये व्याकरण दृष्टि से परसर्ग हैं। तो कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग न होने पर क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए सीमा दूध पीती है, विपिन दूध पीता है। देख लीजिए, क्योंकि ये आपका है अव्यय और व्यय, अविकारी और विकारी। क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है। पहले सीमा के साथ, जो सीमा का लिंग है उसी के साथ उस पर उसकी क्रिया आई, जो विपिन का लिंग है उसके साथ उसकी क्रिया आई। पीता, सीमा के साथ पीती। दूसरी बात है, कर्ता के बाद परसर्ग न हो और कर्म के बाद परसर्ग हो तो भी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है। जैसे मोहन शीला को खिलाता है और शीला मोहन को खिलाती है। सब्जेक्ट के अनुसार ही, लिंग के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित होती है, क्रिया में विकार उत्पन्न हो जाता है। आज केवल इतना ही है और कल आपका नंबर 6 से प्रारंभ करूंगा, कर्म, क्रिया, अवनति। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।